अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 2024 को, ख़त्म हुआ जाके आपका 31 दिसंबर 2024 को। आपने हमने देखा था एक्सपेंसेस हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सपेंसेस हमारे आने हैं, एक हमने ये देखा था। फिर हमने देख लिया था एक्सपेंसेस की बात करते हुए वो तमाम एक्सपेंसेस जो 2025 से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन 24 में पे हो गए हैं, हम उन्हें क्या कहते थे कि ये हमने क्या किया है, एडवांस। और जो एडवांस एक्सपेंसेस है ये मेरे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एक और सवाल है, क्या ये एडवांस एक्सपेंसेस का नेट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट आएगा? अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, नई फॉरन कह दी अल्लाह के बंदो। अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर आपके एडवांस एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, क्या आपके एसेट्स इंक्रीज नहीं होंगे? और आप इसको अगर लिखें इक्विटी के लिए तो क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या आपकी इक्विटी इंक्रीज नहीं होगी? तो भाई होगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, फौरन नहीं कहना आपने पकड़ के। एक अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह कोई भी एमसीक्यूज हो तो आपने फौरन अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेनी है, जिसका इंपैक्ट आएगा जिसका इंपैक्ट नहीं आएगा। अभी चैप्टर आपको आएगा। अच्छा, फिर हमने देखा था कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इस साल में पे हुए हैं लेकिन वो आपके क्या थे, 2023 से क्या थे, पेएबल थे। मतलब एक्सपेंस किसका था, 2023 का। पे कब हुआ, 2024 में हुआ। तो हमने कहा था ये भी हमारे पास नहीं आने चाहिए, हमने बस लेने हैं कौन से, फॉर द ईयर लेने हैं। तो प्रीपेड भी हो गया था, पेएबल्स भी हैं, हमने डिटेल में डिस्कस आउट कर लिया था। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई है, दैट इज इनकम। अब इनकम भी इस तरह से होती है कि आपको, आपके पास ये आपका क्या है, अकाउंटिंग ईयर है। कुछ आपको इनकम जो है वो आपकी क्या है, रिसीवेबल्स हैं, जैसे आप डेटर का कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हुए हैं। और कुछ आपकी इनकम जो है वो आपको क्या मिलती है, एडवांस मिल रही होती है। तो हमने उसको ही यहाँ पे देखना है कि अगर हमें इनकम एडवांस मिल जाए या इनकम हमें रिसीवेबल्स हो तो हमने कैसे लेके चलना है। अब कंसेप्ट हमारा यहाँ पे भी यही होगा कि इनकम हमारी क्या होगी, हमेशा फॉर द ईयर होगी। जो एक साल की इनकम है वो हमने लेनी है। अब फॉर एग्जांपल 2024 में आपको टोटल कैश रिसीव होता है 1 लाख का। अब इस 2024 में आपको 1 लाख का कैश रिसीव हुआ। अब इसमें आपको कुछ कैश ऐसा होगा जो 2025 के लिए रिसीव होगा। जो आपको 2025 के लिए रिसीव होगा वो आप क्या करवा देंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। और जो 24 का नहीं मिला था वो आपको अगर रिसीव होगा 23 का तो वो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगी, इनकम फॉर द ईयर आ रही होगी। तो कंसेप्ट तो आपका वही है। अब इनकम को जब हमने रिकॉर्ड करना है एक्रूअल बेसिस के ऊपर तो वो हमें कहता है कि जब आपकी इनकम एक्रू हो जाए फिर आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। क्या हो जाए, इनकम एक्रू। अब जब हम इसको कंपेयर कर रहे थे कैश बेसिस पे, तो कैश बेसिस पे हमारा क्या था सीन कि जब मेरा कैश डेबिट होता था और मेरी सेल्स जो हैं वो होती थी क्रेडिट। मतलब जब कैश इनफ्लो हुआ मैंने क्या कर लिया, उस वक्त अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली थी। हम किसके ऊपर कंटीजेंट थे, कैश के ऊपर। एक्रूवल बेसिस सिस्टम में कैश तो है नहीं। एक्रूवल बेसिस ये सिस्टम कहता है कि जब आपकी इनकम एक्रू हो गई है आप इसे क्या कर लो, आप इसको रिकॉर्ड कर लो। अब इसमें होता क्या है, आप सेल्स करते हैं और सेल्स करते हैं ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री पास करते हो जरा बताओ, क्या एंट्री होती है? आपके रिसीवेबल्स जो है डेबिट होते हैं, सेल्स क्या होती है, पैसा तो आया नहीं है, पैसा तो आपके पास आया ही नहीं है, लेकिन इनकम तो एक्रू हो गई है, इनकम तो मिली नहीं है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं आया, बट स्टिल आपने क्या की है, सेल्स रिकॉर्ड की है। और जब अपनी आप फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे उसके अंदर जो ये सेल्स आप रिकॉर्ड करेंगे, आपकी इस सेल्स के अंदर दोनों सेल्स शो हो रही होंगी, जो कैश पे बेची हैं और जो क्या दी हैं आपने क्रेडिट के ऊपर दी हैं। ऐसे ही है। तो इसका मतलब पैसा हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इररेलेवेंट हो गया। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। दूसरा, जब हमें पैसा रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट और रिसीवेबल। और हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं कि इस एंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये वाली एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती है, जो हम यहां पे कहां लिख देंगे, सेल्स में लिख देंगे।
लेकिन वो वाली एंट्री कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, बिकॉज उससे हमारे क्या कम हो रहे होंगे? डेटर्स कम हो रहे हैं। ये क्लियर है? अभी तक कोई नई चीज़ हमने डिस्कस की है? ये सारा हम डिस्कस करके आ चुके हैं। हाँ, अब है हमारे पास एडवांस इनकम। क्या? यहाँ पे आपकी सेल्स जो हो गई हैं, पैसा नहीं मिला, दैट वाज इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल्स के जितने भी एमसीक्यूज आपको पेपर में आने हैं वो सारे डेटर के आने हैं। ये है आपके इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल के जितने भी एमसीक्यूज आपको आने हैं वो किस में से आने हैं? आपको डेटर अकाउंट के आने हैं। हम वो क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं कि भाई कैसे डेटर अकाउंट बनाना है, बैड डेट्स कैसे होने हैं, किस तरह से प्रोविजन है, वो सारा हमने पढ़ लिया हुआ है। अब इसमें एक कंसेप्ट है, दैट इज एडवांस इनकम। क्या? एडवांस इनकम। इसको जरा देखिए ना, ये क्या होता है, इसको जरा हमने समझना है। इसके बाद फिर फाइनल अकाउंट में आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगी। आपको एडवांस एक्सपेंसेस बता दिए। एडवांस एक्सपेंस पे करें वो क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करके आ गए। एक्सपेंसेस पेएबल हो, डिस्कस करके आ गए, दोनों हो गए। इनकम रिसीवेबल है, हमें ये भी लग गया पता। अब है हमारे पास एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास जो है वो क्या है? एक बिल्डिंग है, और मिस्टर ए ने बिल्डिंग रेंट पे दे दी 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से। अब मिस्टर ए को रेंट रिसीव होगा, ऐसे ही है, जिसको रेंट रिसीव होगा उसके लिए क्या होगी? इनकम होगी। चलें आगे चलते हैं। आपका ईयर यही है, मिस्टर बी ने बिल्डिंग रेंट पे ऊपर दी है 1 अप्रैल 2024 को। डन हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, इसने रिसीव किया फुल ईयर एडवांस, और आपको एडवांस इनकम में सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यही आने हैं। क्या है? मिस्टर बी ने बिल्डिंग रेंट आउट की है, पर मंथ रेंट कितना है? 1 लाख रुपया। तो साल का रेंट कितना बनना है? 12 लाख रुपया। लेकिन उसने कहा है कि उसने जब बिल्डिंग रेंट पे दी है उसने पूरा 1 साल का एडवांस ले लिया, 1 साल का रेंट उसने इकट्ठा ले लिया, मतलब इसने 12 लाख रुपया जो है वो वसूल कर लिया है। लेकिन इससे बिल्डिंग रेंट पे कब दी है? किस दिन दी है? 1 अप्रैल को। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो यहाँ पे इसने अपनी बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट की 1 अप्रैल 2024 को। अब इसके बिल्डिंग रेंट आउट जो है वो तो इस साल में अगर बात करूँ 8 महीने रही है, ऐसे ही है। इस साल इसकी बिल्डिंग रेंट आउट कितने महीने रही है? एग्री करते हो? इस पर मसला तो नहीं। लेकिन इसका रेंट तो 12 महीने का मिला है। रेंट तो कितना मिला है? 12 महीने का मिला है, ऐसे ही है। तो अब क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? क्योंकि अब अगर देखें एज ऑफ नाउ, अगर वो अपने इनकम स्टेटमेंट में इस 12 लाख को इनकम शो करेगा वो गलत है, बिकॉज ये जो 4 महीने की एक्स्ट्रा इनकम मिली है वो तो इसके साल से है ही नहीं। और इनकम के लिए जैसे एक्सपेंसेस के लिए असूल है कि एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होने चाहिए, इनकम के लिए भी रूल क्या है कि इनकम भी आपकी क्या होनी चाहिए? फॉर द ईयर। अगर आपकी इनकम फॉर द ईयर नहीं है तो वो आप कभी भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही है। सेकंड, हम इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट हो रहा हो। अब इनकम हमारी क्या चाहिए? फॉर द ईयर। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि भाई जितना काम किया है उसकी इनकम। एक्सपेंस भी क्या था? फॉर द, जितना खर्चा हुआ है वही रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आपको 12 लाख रुपया मिल गया है, वो मिला है 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल काउंट करें यहां से लेके यहां तक, तो इस बंदे ने आपको दिया रेंट यहां पे, अब वो लेके चलेगा अगले साल 31 मार्च 2025 को वो कहेगा भाई मेरे 12 महीने पूरे हो गए हैं, तो अगला रेंट कब पे करेगा? वो 1 अप्रैल 2025 को। ऐसे ही होगा ना, जिसको आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है उसको, उसने आपको 1 साल का रेंट पे कर दिया है, उसका साल पूरा कब होगा?
31 मार्च 2025 को फिर वो आपको रेंट पे करेगा, तो वो तो कहानी बिल्कुल ठीक है उसके पर्सपेक्टिव पे, बट आपके पर्सपेक्टिव पे देखें तो आपको इसमें से 8 महीने का रेंट जो है वो इस साल में फॉल कर रहा है, 4 महीने का रेंट जो है वो किस में कर रहा है, अगले साल का फॉल कर रहा है। ऐसे ही है। तो सर इसमें से जो 8 महीने का रेंट है दैट इज 1 लाख into 8, that is your rental income for the year। कि जब आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट एडवांस का अदर इनकम में ही जाके लगना है, बिकॉज सेल्स आप एडवांस नहीं करते कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर कभी भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं करके जाएगा, वो हमेशा हमारे पैसे मार रहा होता है। तो ये अदर इनकम में जाएगा। अदर इनकम में जब आप अपनी रेंटल इनकम शो करेंगे तो कितनी आएगी आपकी, 8 लाख रुपया जो है आपकी रेंटल इनकम शो हो रही होगी। डन। लेकिन अब ये जो आपको 4 लाख रुपया मिला है, ये 4 लाख रुपया आपको मिला है अगले साल के लिए। ये आपके पास पैसा तो है, बट जब तक आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट नहीं होगा आपका इसके ऊपर कोई हक नहीं है। जब आपका हक नहीं है तो दैट इज योर लायबिलिटी। ये क्या है आपकी लायबिलिटी, बिकॉज अब ये क्या है, बेसिकली आपने 4 लाख रुपया पकड़ लिया, आपने 4 लाख रुपया पकड़ लिए, ठीक है, पैसा आपके पास एडवांस आ गया है, काम आपने बाद में करना है। क्या बता रहा हूं आपको लफ्ज, पैसा आपने पहले पकड़ लिया है, काम आपने बाद में करना है। तो ये क्या होता है, लायबिलिटी नहीं होती, ये आपको ऑब्लिगेशन नहीं है। अब इस चीज को लिखने पे कि एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी, इसे हम सेकंड इसके लिए नाम इस्तेमाल होगा अनअर्न्ड इनकम का। क्या, अर्नड इनकम, कि भाई अभी तो हमने ये कमाई नहीं है, पैसा हमने एडवांस पकड़ लिया है, अभी हमने ये काम करना है। जब तक हमने ये काम किया ही नहीं है तो हमारा उसके ऊपर कोई किसी किस्म का राइट तो है ही नहीं। जब हमारा कोई किसी किस्म का राइट है ही नहीं तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम उससे अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बिकॉज आपको एक बंदे ने पैसा दे दिया है, लेकिन अब आपने काम करके देना है। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे, पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आपने काम ना किया, वो क्या करेगा, पेमेंट अपने वापस ले जाएगा। तो अनअर्न्ड इनकम इज योर लायबिलिटी। तो हम इसकी जब एंट्री पास करेंगे तो आप देखिए, कंबाइंड एंट्री पास करता हूं, क्या होगी, आपको कैश मिला, कैश आपने कर दिया डेबिट, कितने से, 1.2 मिलियन से। क्लियर है, इतना ही ऐसा पैसा। इसमें से इनकम फॉर द कितनी है, 8 लाख। हम यहां पे ले लेंगे जी 8 लाख जो है वो मेरी क्या है, रेंटल इनकम है। कितनी बनी ये, 8 लाख, बिकॉज ये इस साल से रिलेट कर रही है। और बाकी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारी एडवांस रेंट है वो हम लिख लेंगे, कितना होगा, ये 4 लाख होगा। और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है। अभी हमने ये कमाई नहीं है, अभी हमें ये पैसा मिल गया है, हमने अभी ये रेंट पे देना है, ये अगले 4 माह से रिलेट कर रही है, तो ये इसकी एंट्री पास होगी। तो आपकी जितनी भी अनअर्न्ड इनकम होंगी ये आपके लिए हमेशा क्या कंसिडर होंगी, लायबिलिटीज कंसिडर हो रही होंगी। क्या कंसिडर हो रही होंगी, लायबिलिटीज कंसिडर हो रही होंगी। डन, ये क्लियर है। अब जब 4 माह पूरे हो जाएंगे, ये तो आपकी हुई है एंट्री पास, कब, 2024 के लिए। या अगर मैं इसको सेपरेट एंट्री करूं तो इसकी सेपरेट एंट्री भी पास हो सकती है कि कैश जो है वो आपका डेबिट हुआ 4 लाख से, और आपकी अनअर्न्ड इनकम जो है वो किससे क्रेडिट हुई, 4 लाख से, बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी है। ये हो गया। अब अगले साल आया 25 में, तो आपका रेंट आउट पूरा हो गया, अब तो अनअर्न नहीं है। तो जब 25 आपके पास आ जाएगा तो फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी हमारी, अनअर्न्ड इनकम जो है वो डेबिट हो जाएगी 4 लाख से, और जो रेंटल इनकम है वो क्या हो जाएगी आपकी, 4 लाख से क्रेडिट हो जाएगी। मतलब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। तो इन शॉर्ट, जब हमें एडवांस इनकम मिलती है हम लायबिलिटी बनाते हैं, जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम उसे अपनी इनकम बना देते हैं।
तो क्या होती है, एडवांस इनकम या एडवांस अमाउंट या एडवांस जो भी मिलेगा तो हम उसको पहले अपनी लायबिलिटी बनाएंगे और जब वो काम कर देंगे अगले साल फिर इसे क्या करेंगे, इनकम बना रहे होंगे। तो लायबिलिटी और इनकम इसको लेके चलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप FA1 में जाके, उसे कहते हैं डेफर्ड इनकम, DEFERRED, लिख ले। क्या कहते हैं, डेफर्ड इनकम। डेफर्ड का मतलब भी क्या है कि अभी हमारे पास राइट नहीं है, हमें मुस्तकबिल में चीजें मिलेंगी, जाके मुस्तकबिल में काम करेंगे, तो ये हमारी क्या कहलाती है, डेफर्ड इनकम जो है वो कंसीडर हो रही होती है। इज दैट क्लियर? ये सिर्फ इतनी सी बात है प्री पेमेंट इसकी इनकम के ऊपर, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जी कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे है, किस तरह से है, वो हम लेकर चल रहे होते हैं। डन। इसके बाद इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं है जो आपने यहाँ पे लेके चलना हो। हम इसके आते हैं डायरेक्टली MCQs की तरफ। हम देखते हैं कि इसके MCQs अब हमसे होते हैं या नहीं होते। तो ओपन कर लें, बिकॉज इस चैप्टर को अगर आप बुक से रीड करेंगे तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है जो हमारे लिए रेलिवेंट एज सच नहीं है। हमने सिर्फ इसी के ऊपर जाना जो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट कर लिया है और हम इसको देखते हैं। आपके पास सारी एंट्रीज जो हैं वो होनी चाहिए सामने। उन जनरल एंट्रीज की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसको सारा सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये सारी बातें आपके प्रॉफिट एंड उसके क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जो है वो क्या होंगी, वैलिड होंगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पहले ही बता चुके आपको एडजस्टमेंट या तो किसकी आनी है, एक्सपेंसेस की आनी है, या किसकी आपको एडजस्टमेंट मिलनी है, इनकम की मिलनी है। तो एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट प्रीपेड क्या करना है हमने देख लिया, पेएबल्स क्या करने हैं वो भी हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। नाउ अब किसकी बात करनी है हमने, इनकम की। तो जो इनकम फॉर द ईयर होगी हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे, जो इनकम फॉर द ईयर नहीं होगी, एडवांस इनकम होगी, वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी ट्रेड हो जाएगी। क्या ट्रेड होगी, लायबिलिटी ट्रेड होगी। बस ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। चलें जी, निकालें ज़रा। अब आप देखिएगा कि उस तरह के हैं कि नहीं, ये भी हमने बातें की हैं। डस्टर कहाँ पे है, वो पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको रेज नहीं कर रहा बिकॉज यही चीज़ MCQs में लिखी हुई है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, निकालें MCQ सारे और रीड करना शुरू करें, हम इसको साथ सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा अब, बिकॉज एक चीज़ है जो हमने डिस्कस की थी कि कैश जो है ना, आपको कैश आपको हमेशा मिलेगा फॉर द ईयर भी, नेक्स्ट ईयर का भी, लास्ट ईयर का भी। तो कैश डेबिट हो रहा है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने अपने अकाउंट्स और वो जो आपको लास्ट टाइम दो लिखवाई थी इक्वेशंस, उनके ऊपर क्या करना है, सारा हमने काम करना है। तो MCQ नंबर 1 शुरू करें, देखते हैं जी क्या है, किस तरह से है। और जहाँ पे आपको बताया था कि एडवांस हो और पेएबल हो तो हमेशा आपने कंबाइंड अकाउंट बनाना है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो फंसते रहेंगे हमेशा आप। अच्छा, एरियर्स का मतलब होता है बकाया जात। ठीक है, क्या मतलब होता है, बकाया जात हमने हमेशा वसूल करने होते हैं। बनाए टी अकाउंट, एरियर्स इज रिसीवेबल, एडवांस आपको मिला है, अभी पता है एडवांस क्या होगी, लायबिलिटी अभी लिखा हुआ है। तो आप देखें ये सवाल है, अब अगर जहाँ पे पेएबल और रिसीवेबल इकट्ठा आ रहा है, आपने दो अकाउंट नहीं बनाने, आपने कंबाइंड अकाउंट बनाने हैं। आप इसका कंबाइंड अकाउंट बना लें। आप सबसे पहले लिखें बैलेंसेस क्या हैं आपके, सवाल देखें। उसने कहा है रेंट रिसीव इन एडवांस, एडवांस रेंट है, तो एडवांस रेंट आपकी एसेट तो नहीं है, आपकी क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कहाँ पे आती है, ओपनिंग क्रेडिट साइड के ऊपर। ये आ गया जी आपका ब्रॉड डाउन 3000, यहाँ पे कितना आ गया आपका ब्रॉड डाउन, क्रेडिट डाउन कितना आ गया, सॉरी 4000 आ गया। डन। फिर रेंट ड्यू इन एरियर्स,
जो हमने लेना है, जो क्रूड है, उसका ओपनिंग कितना है हमारे पास 1700 हो गया, क्लोजिंग कितना हो गया हमारे पास 2500 हो गया। ये बैलेंसेस लिख लिए। अब बैलेंसेस लिखने के बाद अब एमसीक्यूज में देखो कैश की हमने कहाँ पे लिखनी है एंट्री, आपके पास आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर कितनी होती है। देखो कैश आपको रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट क्या हुआ होगा, तो ये अकाउंट क्या होगा, कैश कहाँ पे आएगा। इन सवालों में ना अक्सर बंदा होता है कंफ्यूज, कैश कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैश की एंट्री सिर्फ यार कैश जब आएगा क्या होगा, डेबिट, तो कैश तो डेबिट हो गया, ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है। अब बताएं जी बैलेंस फिगर निकाल के कितनी इनकम आ रही है, 50। ऑप्शन क्या बनता है, बी। सेकंड पढ़े, ध्यान से पढ़िएगा, सवाल प्री पेमेंट क्या है, बोर्ड पे कंसेप्ट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, और साथ साथ जब पढ़ रहे होते हैं ना तो लिखते जाया करें साथ साथ पेपर के ऊपर कि ये इन्फॉर्मेशन है, जल्दी हो जाता है। कहते हैं जी ऑन 1 मार्च 2017 ज़हरा पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2400। जहाँ पेज का वर्ड है मतलब इसने इतनी पेमेंट की है, तो यहाँ तक अगर मैं पढ़ूँ तो इसने पेमेंट की है, तो 2400 से कैश जो है वो तो हुआ क्रेडिट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो कितने से हुआ डेबिट, 2400 से। फॉर द पीरियड टू 28 फरवरी 2018, और पीरियड कब खत्म होगा, 28 फरवरी 2018, एक साल का एक्सपेंस पे किया है। व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2017। अगर ईयर एंड हमारा अक्टूबर 17 का हो रहा है तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा और प्री पेमेंट कितनी होगी। अब ये मुश्किल है, आपको ये लग गया पता कि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब है, 31 अक्टूबर, इसने पेमेंट की है मार्च में। अब हम देखते हैं कितने महीने की पेमेंट है। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस साल में तो 8 महीने बनते हैं। बाकी इसने क्या की है, एक्स्ट्रा पे की है, डेट इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फर्दर कितनी हुई, 8 महीने की। अब आप देखिए इसने एक्सपेंस पे किया 2400 का, ये था 12 के लिए, 12 पे डिवाइड किया, आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आता है, तो 1600 जो है दैट इज फॉर द ईयर। और अब एडवांस कितनी पे की है आप निकाल लो, 2400, इसमें से 1600 आपने एडवांस पे, इस फॉर द ईयर एडवांस कितना हुआ, कौन सा ऑप्शन है, बी के डी, आ जाए। अब आप थर्ड पे आए, आपको जो 2 दिन में से कंसेप्ट बताए हैं सारे आपको आते हैं, बट आप रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते। बताएं जी क्या ऑप्शन है इसका, सबको करने दें। क्या ऑप्शन है, सी, ओके। एडवांस सर्विस क्या होती हैं, आपने एडवांस एक्सपेंस पे किया, क्या होता है ये, एसेट होता है, इंक्रीज हो तो क्या होगा, डेबिट होगा। फोर्थ में है जी, 4, 5 और 6 तीनों देखें जरा, बताएं, खास तौर पर 5 देखिएगा। पेएबल है, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल है आपका। आउटस्टैंडिंग, एक्रू, इसका मतलब क्या होता है, पेएबल। एरियर्स, एरियर्स का मतलब क्या होता है? ये रिसीवेबल होता है। एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और एरियर्स 3 वर्ड लिख के, तो एरियर्स हमेशा आपने लेने होते हैं, दैट इज योर रिसीवेबल। अब बताएं जी, फोर्स के ऊपर है,
अब वो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाई हुई है, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जो आपके पेएबल होते हैं वो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर में ऐड होते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ऑन अ ईयर एंड बिजनेस ने 15,000 जो है वो अभी उसका पेएबल है, उसने पे नहीं किया। ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड आर 190 पे कर दिए हैं और 15,000 अब तक पे उसने किए ही नहीं है। व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज एक्सपेंस अकाउंट रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग बिल? क्या होगा बताएं। आपके एक्सपेंसेस अभी पे नहीं हुए, पे होने हैं, जब ये होंगे तो क्या इंक्रीज में जाए एक्सपेंसेस? आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, डेबिट नहीं होना चाहिए, तो क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए भी? आपने अगर देखा हो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर में, तो ये क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। तो इसका मतलब आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने बनते हैं, 190 जब में 15, 2,05,000 जो है डैट इज़ योर टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर, जिसमें से 190 पे है और 15,000 जो क्या है आपका पेएबल है। 5वें के ऊपर आए जी। आतिफ फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स एंड इग्नोर्ड अ प्री पेमेंट फॉर ₹100। उसने एक प्री पेमेंट जो है वो इग्नोर कर दी है। अब प्री पेमेंट अगर करते तो आपका एसेट आना था, उसने नहीं लिखा। एंड एक्रूड एक्सपेंस ₹300, और एक एक्रूड एक्सपेंस है जो पेएबल था वो भी उसने लिख दिया। अगर पेएबल लिखते तो आपकी वो लायबिलिटी थी और आपके एक्सपेंसेस कम ज़्यादा होने थे, प्रॉफिट आपका कम होना था। एक तो उसने एसेट लिखा, एक उसने आपकी एक्रूड एक्सपेंस नहीं लिखा। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर? बताएं जी प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। पहली बात है कि इसमें 100 वाले ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, बिकॉज वो तो है ही नहीं। ए भी गया और बी भी गया, डन हो गया। ये क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंस प्री पेमेंट का भी इम्पैक्ट आना है, यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो एक्रूड एक्सपेंस का भी ना, दोनों का आना है। तो वो तो ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन रह गया है सी और डी। अब सी और डी में देखें तो पहली बात है कि आपने अपना एक एक्सपेंस है 300 रुपये का, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो 300 से तो आपने जब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो एक्सपेंसेस कम हुए थे, ऐसे ही है। तो एक्सपेंसेस कम हुए थे तो प्रॉफिट क्या 300 से बड़ा नहीं हुआ था? तो ये रिकॉर्ड ना करने की वजह से एक्सपेंसेस 300 से बढ़ गए। और जब प्रीपेड आप रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंसेस कम होने चाहिए थे, वो भी आपने रिकॉर्ड नहीं किए, तो वो भी क्या हो गया, वो कम हो गया। तो नेट इम्पैक्ट करें क्या आएगा आपका, 200 का आएगा। तो ये ओवर स्टेटेड वाला है कि प्रॉफिट आपके बड़े हुए हैं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन जो है वो होगा। 6 के ऊपर आए जी, क्या होगा। ऑन फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स मिनहास आइडेंटिफाइड दैट ही हैज़ 1000 रेंटल इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल है, क्या है ये, एसेट है। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स ही होते हैं। रेंटल इनकम रिसीव एंड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर इज 11,000। जो हमें रिसीव हुई है वो कितनी है, 11,000। मतलब डेबिट हुआ कैश 11,000 से और रेंटल इनकम हमने लिख दी थी, क्रेडिट कर ली 11,000 से। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्रूड इनकम? बताएं जी एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करने की करेक्ट एंट्री क्या है। तो अभी आपको ये इनकम मिलनी है, मिली नहीं है, तो एक्रूड इनकम तो आपकी क्या होगी, डेबिट, बिकॉज आपका एसेट है। और चूंकि आपकी इनकम फॉर द ईयर ही है, रेंटल इनकम क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है इसका, डी। डी इसका जो है वो क्या बनेगा, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा होगा। हाँ, अगर दे दिया है फॉर द ईयर तो वो डेबिट होगा। ये क्लियर है। 7 के ऊपर आए, 7, 8, 9 तीनों पढ़ें जल्दी से, आपके पास 8 पे आए जरा, क्या बनेगा, कैसे, तो प्रॉफिट क्या हो रहेगा, रिड्यूस हो रहेगा। अल्फा चल तो रहा दिमाग वैसे हल्का हल्का। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द सैलरीज पेबल? उसने पूछा है कि करेक्ट करके क्या होना चाहिए। अब तेरा कैसे इंक्रीज होगा जरा बता। उसने कब पूछा है गलत क्या होना चाहिए, उसने क्या पूछा है उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग सैलरीज पेबल? सैलरीज पेबल रिकॉर्ड करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मतलब है इसका?
तो रिकॉर्ड करने के बाद का इम्पैक्ट पूछा ना, एक्सपेंस लिखा ही नहीं है, एक्सपेंस लिख दिया है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो वही तो हमने की है। 9th के ऊपर आएंगे जरा, 9th कहते जी जासिया हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹2.5 लाख फ्रॉम HBL एज ऑन 1 मार्च 2018। लोन कब लिया उसने, 1 मार्च 2018 को, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर ऑफिस बिल्डिंग, अपनी ऑफिस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड ऑन 30 जून, कंस्ट्रक्शन खत्म होगी 30 जून को। शी रेंटेड अ पोर्शन ऑफ हर ऑफिस फॉर ₹45,000 पर मंथ ऑन 1 जुलाई। उसने 1 जुलाई से 45,000 पर मंथ के ऊपर अपना पोर्शन रेंट आउट कर दिया। इंटरेस्ट इज एक्रूड, इंटरेस्ट फॉर द ईयर पे करना पड़ेगा, एंड पेड एनुअली, साल के एंड पे करना पड़ेगा। 15% पर एनम, रेट क्या है सालाना 15% है, और पे कब करना है, ऑन दिसंबर ईच ईयर, हर साल के दिसंबर के ऊपर। What amount of interest expenses and rent income shall be shown in the statement of profit or loss for of जासिया बिजनेस prepared on 31 दिसंबर 2018। कितना इंटरेस्ट है, कितना इनकम है। अब इनकम तो बड़ी आसान है, आपने जब रेंट आउट किया है पर मंथ कितना है रेंट, 4500। आपने कब किया, जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह का रेंट है। तो 45 इंटू 6 करो, क्या आता है आंसर, बताए। इनकम 27,000 किस में आ रही है, तो सही ऑप्शन हो गया। अब मैं रेंट कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। देखें 2,50,000 आपका लोन था, उसने कहा है 15% रेट है, आपने लोन कब लिया, तो भाई मार्च से आएगा इंटरेस्ट, जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट आएगा, कब से आएगा, तो कितने महीने बनते हैं, 10/12 करें, क्या इंटरेस्ट आता है, एक ही बनेगा, 31,250 ही बन रहा होगा। अब समझ आई। 10th 11th 12th जल्दी करें, हाँ जी, क्या 10 का, क्या डी के बी, डी के बी, क्यों डी क्यों तेरा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है तो ए क्यों नहीं तेरा, तो ये अगले साल की होती है। तो ये जो एडवांस या प्री पेड होते हैं ना सारा, ये हमेशा करंट होता है, तो ये डी ऑप्शन है। 11 पे हैं जी, ये बड़ा आसान है, बट ध्यान से पढ़ने, सिर्फ पढ़ने की हद तक है, ध्यान से ज़रा पढ़ें। 11th 12th और 13। पिछले साल से 25% इंक्रीज़ करना है आपने, मतलब इस साल का जो होगा वो 125% को शो कर रहा है। अगर निकालना प्रीवियस ईयर का तो उसको 125 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट ईयर का आ जाएगा। कहते थे एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर टीटीटी फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2018 तो 30 जून 2019 इस 35,000। कितना है एनुअल, 35,000 है, विच इज़ 25% मोर देन प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर था उससे ये क्या है, 25% ज़्यादा है। रेंट एक्सपेंस इज़ पेड ऑन 1 जुलाई, हम रेंट एक्सपेंस कब पे करते हैं, 1 जुलाई को पे कर रहे होते हैं। What is the charge of rent expense in the statement of profit or loss for the year ended 31 दिसंबर 2018। बताएं जी कितना हमारा रेंटल एक्सपेंस जो है वो बन रहा होगा फॉर द ईयर। तो ये उसने आपको क्या किया है, यहाँ पर बताया। अब पहली बात है, क्या ये एक्सपेंस इंक्रीज़ होने के बाद है या इंक्रीज़ होने से पहले है, बाद है, सोचे सोचे सोचे। ये जो 35,000 इसने गिवन किया है, ये इंक्रीज़ होने के बाद है या इंक्रीज़ होने से पहले है, बाद में है। इसका मतलब इसमें 25% अमाउंट जो है वो क्या है, शामिल है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें से उस इंक्रीज़ के इम्पैक्ट को रिमूव करेंगे। तो ज़रा बताएं कैसे होगा। देखें आपका ईयर एंड क्या है, पहले इसको पढ़ें। 31 दिसंबर 2018, ये शुरू हुआ 1 जनवरी
2018 को और ख़त्म होगा हमारे पास 31 दिसंबर 2018 को। ये क्लियर है। उसने कहा है कि जो रेंट एक्सपेंस है वो 1 जुलाई से लेके कब तक है, 30 जून तक है। तो उसने हमें रेंट एक्सपेंस दिया है यहाँ से 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और कब जा रहा है, 30 जून 19 पे। मतलब ये से हमें किया, कहता है कि अब ये जो है ना, ये वाला जो है ये 25% ज़्यादा है। इसका मतलब जो ये वाला है हमारे पास, ये 25% कम है। तो अब हमें इसको निकालना है। इसका मतलब ये हमें इसने इस तरह डिवाइड कर दे दी है। अब हम पहले निकालते हैं रेंट एक्सपेंस 1 जनवरी 2018 से लेके 30 जून 2018 तक, बिकॉज इसमें इंक्रीमेंट नहीं है। इंक्रीमेंट कब हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है। तो रेंट हमारा कितना है, 35,000 है। आप इसको डिवाइड कर दें 35,000 को, ये फॉर द ईयर था, आप इसको 12 पे भी डिवाइड करें, आप 6 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब आ जाएगा कितना बनता है, 17,000। अब इसमें ये इंक्रीमेंट जो है वो शामिल है, इसमें इंक्रीमेंट जो है वो क्या है, शामिल है। 2500 अमाउंट इंक्रीज्ड है। तो इसको 1.25 पर डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, कितना, 14,000। इसमें 25% शामिल है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। अब इसको 1.25 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 14,000। तो 1 जनवरी से लेके यहाँ तक का रेंट तो कितना बनता है, 14,000 बनता है। अब यहाँ से लेके 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का रेंट कितना बनता है, वो आपको पता है 17,500 बनता है। तो इसमें 17,500 आप ऐड कर दें, कितना बनेगा, 14, 17, 31,500 जो है वो इसका ऑप्शन बी बन रहा है। अब क्लियर है। तो 6 मार्क निकाला है, 35,000 को डिवाइड कर 2 पे क्या आता है आंसर, तो वो लिखे। तो 17,500 ये इंक्रीज होने के बाद है और वो 14,000 इंक्रीज होने से पहले है। सिंपल। अब क्लियर है। 12, 13 और 14 जल्दी से करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 12 का बताएं जी, क्योंकि प्रीपेड जो है वो आपका एसेट है, लाइबिलिटी नहीं होती। 13 के ऊपर आए। आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट फ्रॉम अरसलान आइडेंटिफाइड दैट ही हैज ट्रीटेड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 1000 एज एक्रूड एक्सपेंस, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन, बताएं जी। उसने क्या किया है, उसने एक्सपेंस जो है वो क्या किया है, रिकॉर्ड कर दिया है। तो क्या होगा, आप उसको रिमूव करेंगे। तो ज़रा बताएं, सोचें समझें फिर बताएं। तो बताता रहा हूँ, आपने एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी है। आपका एक एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड था। प्रीपेड तो वैसे ही आपका क्या होता है, एक्सपेंस नहीं होता। हम प्रीपेड तो वैसे ही लेस करवाते हैं बिकॉज वो अगले साल से रिलेट कर रहा होता है। उसने क्या किया है, उसने प्रीपेड को एक्रूड में रिकॉर्ड कर दिए। एक्रूड नहीं होना चाहिए था। आप उसको रिवर्स करेंगे तो आपका 1000 से प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और जब आप सही ट्रीटमेंट करेंगे प्री पेमेंट का तो वो भी तो रिड्यूस होगा। तो 2000 से आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज जब आपने अपना एक्सपेंस एक्रूड रिकॉर्ड किया था वो पेएबल था और ये पेएबल नहीं होना चाहिए। तो इसको रिमूव करेंगे, आप 0 पे आएंगे। तो जब आपका एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया पेएबल, वो पेएबल था ही नहीं, जब उसको रिमूव किया तो आपका 1000 से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो गया, ये तो हो गया। ये था आपका ट्रीटमेंट एक्रूवल को ठीक करना। ये जो गलत एक्रू किया है उसको ठीक किया है। अब वो भी तो करना है असल ट्रीटमेंट प्रीपेड एक्सपेंस का। हमें पता है प्रीपेड एक्सपेंस तो होता ही नहीं है। जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो फॉर द ईयर तो है ही नहीं, वो तो अगले साल से है। तो वो भी क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो जब हम क्या करेंगे कि अब प्रीपेड जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस मजीद कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और हमने किया हुआ है। जब हम एक्सपेंस मजीद लेस करवा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ए इसका ऑप्शन जो है वो बन रहा है डबल अमाउंट से, 2000 इसका ऑप्शन है।
एक इंक्रीज होगा एक्सपेंस रिड्यूस करने से, एक्रूवल जो हमने रिकॉर्ड किया था, एक है प्रीपेड करने पे। तो याद रखिएगा, ये हम पढ़ के भी आए थे कि प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द ईयर तो होता ही नहीं है। अगर किसी ने प्रीपेड एक्सपेंस को फॉर द ईयर रिकॉर्ड कर लिया है, आपको लेस करवाना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता। हम ये बकायदा उसमें लिख के आए थे प्री पेमेंट्स वाले में कि प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द ईयर होता ही नहीं है। आपके टोटल एक्सपेंसेस में वो जो आपने फॉर्मूला लिखा भी हुआ था, टोटल एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होते हैं। क्यों? वो अगले साल से रिलेट कर रहे हैं। याद है कि भूल गए हो? टोटल एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होते हैं। तो जब प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट करें, लेस ही करवाएंगे हम। क्लियर है? ये 14 पढ़े जरा, शाबाश। ये 14 वाला सेम एज 11 है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चले, जहाँ पे लिखा होता है ना रेंट क्वार्टरली इन एरियर लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो क्वार्टर का जो पहला महीना है ना, उसके एंड पे पे होगा। अब करें ज़रा, अगर जनवरी का है ना तो एरियर्स का मतलब होता है एंड, बकाया आ जाएगा। जब जनवरी का एंड होगा तब पेमेंट, मतलब फरवरी के स्टार्ट पे पेमेंट करेंगे पूरे क्वार्टर की। अब देखें, थोड़ी सी अंग्रेज़ी अपनी बेहतर करें, मार आप लोग खा रहे हैं अंग्रेज़ी से। तो अब क्वार्टर है, 3 महीने के रेंट पे करने हैं आपने। तो पहली पेमेंट हुई है आपकी, डैट इज़ ऑन 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल की। अगली पेमेंट हुई मई, जून, जुलाई की। अगली पेमेंट हुई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की। ये 3 पेमेंट्स तो आपकी हो गई हैं। ये 3 पेमेंट्स जो हैं 3 क्वार्टर्स की 1.5 लाख के हिसाब से हुई है। तो इसका मतलब 3 क्वार्टर डैट इज़ अप टिल अक्टूबर, इसकी पेमेंट आपकी हुई है 1.5 लाख के हिसाब से। डन हो गया? तो बताएं, ये 1.5 लाख जो है डैट इज़ एनुअल पेमेंट। तो कितनी बनेगी क्वार्टर की पेमेंट, ज़रा बताएं। ये 1.5 लाख जो है ये 4 की पेमेंट है ना, 4 क्वार्टर्स की। तो आप इसको 4 पे डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई तब भी आ जाएगा, या इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी सेम आंसर आएगा। कितना मतलब 1 लाख। तो अक्टूबर तक का रेंट जो है वो आपने कितना पे किया, 1 लाख रुपया पे कर दिया। डन। अब उसने कहा है कि 1 अक्टूबर से आपका रेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो अक्टूबर एंड के ऊपर हमने पेमेंट करनी है इंक्रीज रेंट की। अब वो क्वार्टर कितना है, 1,80,000। अब ये 1,80,000 जो है ये है आपका एनुअल रेंट। इसको 12 पे डिवाइड करें, कितना बनता है, 15,000। तो अब आपका रेंट कितना हो गया, 15,000। तो 1 नवंबर को पेमेंट की 15,000 की, दिसंबर में पेमेंट कितनी हुई, 15,000 की, ये हो गए। तो इसका मतलब आपका मज़ीद कितनी पेमेंट आ गई है, 30,000 की। 30,000 आप और ऐड कर लें, सॉरी नवंबर के बीच में आएंगी, नवंबर, दिसंबर। आपका रेंट कौन सा है, सॉरी अक्टूबर की आएगी ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह की पेमेंट आएगी। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, 45,000। अभी 1 मिनट, क्या हो रहा है, अच्छा एक क्वार्टर की, ओके ओके ओके। कितनी होगी, 60,000। तो करें ऐड, कितना होता है, 1,60,000। अब आप देख ले 1,60 किस ऑप्शन में आपका आ रहा है, टोटल रेंट एक्सपेंस का कौन सा आ रहा है। तो डैट विल बी योर, अब अक्रूवल है अगले महीने का एडवांस। तो 1 माह का रेंट आप एडवांस में होगा आपका, वो जनवरी का आ रहा है, वो कितना बनता है, 15,000 बन रहा होता है। तो ऑप्शन सी जो है डैट इज़ योर रेलेवेंट ऑप्शन। डन। 15 पे हैं, ज़रा इसको देखें, ज़रा हेलिक्स कॉर्पोरेशन, ज़रा रीड करें फिर इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये सेम क्वेश्चन है ये अभी किया, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, अंग्रेज़ी जवाब सेम उसी वे में आएगा जो भी हमने देखी है। हेलिक्स कॉर्पोरेशन हैज़ सबलेट पार्ट्स ऑफ इट्स ऑफिस एंड इन द ईयर एंडेड 31 नवंबर 2018। अब आपका ईयर एंड ये है, इस तरह का सवाल होना अभी आप कर रहे हैं। तो आप लिख लें, ईयर स्टार्ट हुआ आपका 1 दिसंबर को, ख़त्म हुआ है 30 नवंबर को। तो लिख लें 1 दिसंबर 2007 से लेके 30 नवंबर 2008 तक, दिस इज़ ईयर एंड। आप एक वो टाइमलाइन बना लें जिसे हम कहते हैं अपनी टाइमलाइन। कहता है जी अनटिल 30 जून 2018 रेंट कितना था,
9,000 पर ईयर था। क्या बनता है? 9,000 पर ईयर। दिसंबर 2007, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने का रेंट आएगा। देखें जी, 9,000 डिवाइडेड बाई ये 12 है, 1 साल का रेंट था, मल्टीप्लाई करें 7 से, क्या आता है जवाब? कितना? 5250। डन। अब जुलाई से रेंट कितना है? 12,000। लेकिन ये तो पूरा साल का, हमें चाहिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का। तो 12,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5,000। तो ऐड करें कितना बनता है? 10,250। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ लगी? क्या भाई, वो अभी रेलेवेंट हम उस वक्त पढ़ते कब है? अभी जो क्वार्टर वाला है ना, तो उसने पेमेंट कर दी अक्टूबर को, तो अक्टूबर को और नवंबर को पेमेंट हो गई है, या कम अक्टूबर को पेमेंट हुई या कम नवंबर को पेमेंट हुई पूरे क्वार्टर की, तो क्वार्टर की उसने पेमेंट कर दी है, तो 1 महीने का रेंट उसने एडवांस पे किया हुआ है, तो वो 1,000 रुपये अनअर्नड के हिसाब से आ रहा है। क्लियर है ये? समझ लगी? 16 पढ़े ज़रा, मज़े का ये 16 नहीं, आप लोग सिर्फ वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप टाइम लाइन नहीं बना रहे कि ईयर एंड कौन सा है आपका। आप सवाल पढ़ने ज़रा ईयर एंड तो लिखें, ताकि पता हो कि इस ईयर एंड के लिए आपने एडवांस या पेबल निकाला। सवाल पढ़ देते हैं, आपको यही लग रहा पता कि ईयर एंड कौन सा आपका, इसलिए आपसे नहीं हो पा रहा। इसलिए सवाल बस देखें, सबसे पहले आपका ईयर एंड कौन सा, उसके मुताबिक देखें आपसे क्यों नहीं होगा। अच्छा, ये कल ना आप लोग 16 से ऑनवर्ड ट्राई करके लाजमी आए, लाजमी। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप लोग सिर्फ इस तरह के सवाल करते हुए आप देखें आपका ईयर एंड क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था 1 दिसंबर से 30 नवंबर, उसको पहले लिख लें, उसके बाद सवाल पढ़े, सवाल होता है। आप लोग जब ईयर एंड नहीं पढ़े ना, आप डाटा में घूम जाते हो, उसमें आपको समझ नहीं आ रही कि अक्रूवल कौन सा निकालना है और हमने प्री पेमेंट कौन सी निकालनी, डेट्स वाई नहीं हो रहे। तो काइंडली ईयर एंड को पढ़ लें, फिर हम उसको करेंगे।